सीताराम बिनोय केस नंबर 18 है। हाँ, नाम थोड़ा बड़ा है और उसी तरह इस मूवी का सस्पेंस भी बहुत बड़ा है। कैसे एक चोरी की मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे कैसे ट्विस्ट और सस्पेंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सीताराम नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। मूवी के पहले सीन में ही सीताराम का ट्रांसफर हवेरी गांव से सीधे आदमपुर गांव में हो जाता है। वहाँ के पुलिस कांस्टेबल का नाम होता है मनी। मनी यहाँ कहता है कि सर, पुलिस क्वार्टर में बारिश का पानी भर गया है, इसलिए हमने आपके लिए दूसरा एक घर देख रखा है। वैसे मैडम कहाँ रह गई? वो नहीं आई आपके साथ? सीताराम यहाँ कहता है कि नहीं, वो कल तक आ जाएंगे, तब तक मुझे घर की सफाई भी करनी है। अब सीताराम पुलिस स्टेशन से सीधे घर जाता है और अपना सारा सामान सेट कर लेता है। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते वक्त रास्ते में सीताराम अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अपना सामान घर पे सेट कर लिया है, फिलहाल तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं कांस्टेबल के थ्रू घर की चाबी भिजवा दूंगा। उसके बाद सीताराम पुलिस स्टेशन पहुंच के अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद सीताराम को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो हड़बड़ाते हुए सीधे घर की तरफ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सीताराम के घर पे चोरी हो चुकी है। सीताराम को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि गाँव में आने के पहले दिन ही घर में चोरी हो गई। उधर दूसरी तरफ गाँव वाले आपस में खुशफुसाने लगते हैं कि अब अगर पुलिस वालों के घर में ही चोरी होने लगी तो हम जैसों का क्या होगा। इधर थोड़ी देर में सीताराम की वाइफ भी आ जाती है। अब सीताराम वापस पुलिस स्टेशन जाके यही सोचने लगता है कि मेरे घर में चोरी किसने की होगी। अब सीताराम कांस्टेबल को बुला के उससे पूछने लगता है कि इस गांव में कब से चोरियां हो रही है। कांस्टेबल यहाँ कहता है कि करीब 1.5 से 2 साल से गांव में किसी न किसी घर में चोरियां होती आ रही है। इसमें सीताराम कहता है कि ठीक है, इस गांव में अभी तक जितनी भी चोरियां हुई उन सब की फाइल्स मुझे अपने टेबल पर चाहिए अगले 1 घंटे में। और इस तरह घंटे भर में सारी चोरी से जुड़ी फाइल्स सीताराम की टेबल पे आ जाती है। अब सीताराम एक एक करके सभी फाइल्स को स्टडी करने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि पिछले 1.5 से 2 साल में इस गांव में 5 चोरियां हुई है। सीताराम के घर की चोरी को मिला के सबसे बड़ी बात, ये सारी चोरियां गांव के अलग अलग कोने पर हुई थी। अब सीताराम मनी को बुला के कहता है कि जिस किसी ने भी ये चोरियां की है वो काफी प्लानिंग के साथ बिना कोई सबूत छोड़े की है, इसलिए मेरे हिसाब से ये काम गाँव के किसी आदमी ने ही किया है जिसे गाँव का कोना कोना अच्छे से पता है। खास तौर पे उन्हें गांव के सभी घरों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। यानी ये काम किसी ऐसे का हो सकता है जो रोज गांव वालों के घरों में आता जाता हो और जहाँ किसी को भी इन पे जरा भी शक ना हो, जैसे गली गली घूम के सब्जियां बेचने वाला, दूध वाला, मछली बेचने वाला वगैरह वगैरह, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब इधर अगले सीन में हम गाँव के 3 लोगों को देखते हैं। इनके नाम है नागा, देवा और सीना। नागा गली गली में जाकर मछलियां बेचता है, जबकि देवा और सीना मिलके केबल लगाने का काम करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि यही वो तीनों चोर हैं जिन्होंने गांव के उन सभी घरों में चोरियां की है और पुलिस ऑफिसर सीताराम के घर में भी इन्हीं तीनों ने चोरी की है। इधर मनी सीताराम से कहता है कि सर, आपके हिसाब से देखा जाए तो गांव में नागा नाम का एक आदमी है जो घर घर जाके मछलियां बेचता है, लेकिन मेरा यकीन करो सर, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो जब कभी यहाँ से गुजरता है तो मुझसे जरूर मिलता है। इस पे सीताराम कहता है कि मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी मैं उसी की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई भी हो सकता है। इधर सीताराम जिन 5 घरों में चोरी हुई थी उनका नाम सीक्वेंस वाइज बोर्ड पे लिख लेता है, साथ में उन घरों के बीच की दूरी भी, जहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करने पर सीताराम ये नोटिस करता है कि हर घर के बीच की दूरी को सीक्वेंस वाइज लिखा जाए तो यहाँ का पिन कोड बनता है, मतलब 5774। यानी अगली चोरी सीताराम के घर से 3 किलोमीटर दूरी पर होगी, क्योंकि उस पिन कोड में 4 के बाद 3 आ रहा है। इधर दूसरी तरफ नागा और उसकी टीम भी वही प्लान करते हैं कि जल्द ही हम लोग सीताराम के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर अगली चोरी करेंगे और उसके बाद एक आखिरी चोरी जो कि पिन कोड के आखिरी डिजिट 2 के हिसाब से होगा। फिर हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम मजे कर सकें। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीताराम अपने कांस्टेबल से कहता है कि उस 3 किलोमीटर की दूरी पर जो जो घर पड़ता है मुझे उन सब घरों की डिटेल्स चाहिए, साथ में उन सभी घरों पर नजर बनाए रखना और जिस किसी पे भी थोड़ा भी शक हो उसे तुरंत पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आना। अब कांस्टेबल मनी बाकी कांस्टेबल के साथ गाँव में चारों ओर सभी पे नजर रखने लगता है, लेकिन मनी की नजरों में नागा और उसकी टीम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो इन पे इतना ध्यान नहीं देता। इधर सीताराम को उन सभी घरों की डिटेल्स भी मिल जाती है। असल में 3 किलोमीटर की दूरी पर 9 घर मौजूद होते हैं, इसलिए सीताराम उन सभी 9 घरों के नाम लाइन से बोर्ड पे लिख लेता है और मनी और बाकी कांस्टेबल के साथ डिस्कस करने लगता है कि तभी वहाँ पर मालिनी नाम की एक लेडी आती है जो पुलिस स्टेशन की साफ सफाई का काम करती है। चूंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है, इसलिए सीताराम मालिनी को अंदर आने से रोक देता है। अब सीताराम यहाँ अपने कांस्टेबल्स को कहता है कि अगली चोरी इन 9 घरों में से किसी एक घर में होगी, जहाँ पहले 3 घरों में पालतू कुत्ते हैं, इसलिए चोर उन घरों में नहीं आएगा। अब अगले 2 घरों में ज्वाइंट फैमिली रहती है, बड़ा परिवार यानी ज्यादा लोग, इसलिए चोरों के लिए ऐसे घरों में जाना खतरनाक है, इसलिए मेरे हिसाब से वहाँ भी ये लोग नहीं जाएंगे। 6th घर में सिर्फ बैचलर्स रहते हैं तो चोर वहाँ भी नहीं जाएंगे। इसी तरह 7वें घर में इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है, इसलिए वहाँ चोरी करना पॉसिबल नहीं। 8वें घर में तो कैमरा ही लगा है, इसलिए शायद चोर वहाँ भी ना जाए। अब बचा 9th घर, जहाँ एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं, जहाँ चोर आसानी से घुसकर चोरी कर सकता है, इसलिए उनका टारगेट यही घर रहेगा। उधर दूसरी तरफ ठीक नागा का भी यही प्लान होता है कि ये तीनों मिलके उस 9th घर में चोरी करेंगे। अब सीताराम उस घर के बूढ़े आदमी को स्टेशन बुलाता है और उसे कहता है कि आपको तो पता ही है कि इस गांव में चोरियां हो रही हैं और मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगली चोरी आपके घर पे ही होगी, इसलिए कल से पुलिस आपके घर पे स्पेशल नजर रखेगी। अब सीताराम यहाँ उस बूढ़े आदमी को अपना फोन नंबर भी दे देता है। अब पुलिस वाले बारी बारी से दिन रात उस बूढ़े आदमी के घर पे नजर रखने लगते हैं, तो वही नागा अपनी गैंग के साथ किसी न किसी बहाने उस घर के आसपास का माहौल चेक करता रहता है ताकि चोरी के लिए अच्छी खासी प्लानिंग कर सके। अब एक दिन 2 कांस्टेबल्स छुट्टी ले लेते हैं, इसलिए उस दिन उस घर पे नजर रखने के लिए सीताराम खुद चले जाता है और इधर फाइनली नागा और उसकी गैंग भी उसी घर में चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। अब नागा सबसे पहले घर के करीब जाता है वहाँ का माहौल देखने। अब उसे जैसे ही घर का माहौल ठीक लगता है वो कटर से दरवाजे का लॉक काटने लगता है
घर के अंदर वो बूढ़ा आदमी जगा होता है और वो लॉक काटने की आवाज सुन लेता है। इस पे वो सीताराम को कॉल करके बुला लेता है। अब सीताराम बिना देरी किए तुरंत घर के पास आने लगता है कि तभी नागा के वो दोनों दोस्त देवा और सीना झाड़ियों में से छुप के सीताराम को आते हुए देख लेते हैं और फिर जानवरों की आवाज निकाल के नागा को खतरे का सिग्नल दे देते हैं। इस पे नागा वहाँ से भाग जाता है। इधर ये दोनों भी छुप छुपा के वहाँ से भाग जाते हैं और सीताराम के हाथ कुछ नहीं लगता। अब सीताराम वापस गाड़ी में जाके सोचने लगता है कि वो चोर अचानक से कहाँ गायब हो गए, कौन हो सकता है चोर। सीताराम ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो दूर से लाइनमैन देवा को कहीं जाते हुए देख लेता है और साथ ही में दूर से एक ऑटो के चलने की आवाज आ रही होती है। अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में सीताराम देवा को बुला के उसे पूछने लगता है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। इसमें देवा कहता है कि मैं पास के गांव में एक नाटक देखने गया था। देवा यहाँ प्रूफ के तौर पर सीताराम को उस नाटक की टिकट भी दिखाता है। अब सीताराम देवा के बाकी दोनों साथियों को बुलाता है, जहाँ नागा कहता है कि सीना के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल ले गया था। इसमें सीताराम मनी को बुलाकर हॉस्पिटल में कॉल करके इस चीज को कंफर्म करने को कहता है, जहाँ मनी तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है कि क्या नागा और सीना कल हॉस्पिटल आए थे। इसमें हॉस्पिटल का स्टाफ ये बात कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये दोनों आए थे। अब जब ये तीनों स्टेशन से चले जाते हैं तो सीताराम मनी से कहता है कि मुझे इन तीनों पे थोड़ा बहुत शक है, इसलिए तुम एक काम करो, इन तीनों के फोन को टैपिंग पे डाल दो। इसमें मनी कहता है कि सर, ये तीनों फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ये सुन के सीताराम शॉक हो जाता है। अब अगले दिन जब सीताराम घर से स्टेशन जा रहा होता है तो सीताराम की वाइफ उसे कहती है कि आपको याद भी है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या आज के लिए कम से कम आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। इस पे सीताराम कहता है सॉरी, मैं हमारी एनिवर्सरी भूल गया था। खैर अभी तो मैं स्टेशन जा रहा हूँ, लेकिन पक्का 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं और तुम मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और इस तरह सीताराम पुलिस स्टेशन चले जाता है कि तभी एक अनजान आदमी सीताराम को पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहता है कि आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हो उनका अड्डा जंगलों के बीच एक पुराने घर में है, वही उन्होंने सारा लूट का माल छुपा रखा है। अब सीताराम तुरंत उस जगह के लिए निकलने लगता है। उधर दूसरी तरफ देवा और सीना एक दुकान के पास बैठे होते हैं, जहाँ एक लैंडलाइन फोन होता है। असल में ये गैंग अपने सारे कॉलिंग्स इसी लाइन से करती थी। अब वही अनजान आदमी इन दोनों को कॉल करके कहता है कि सीताराम तुम्हारे उस अड्डे के बारे में जान चुका है, जल्दी वहाँ पहुँचो, नहीं तो सीताराम तुमसे पहले वहाँ पहुँच के तुम्हारा सारा लूट का माल देख लेगा। ये सुनने के बाद इन्हें एक अनजान आदमी की बात पर यकीन नहीं होता कि तभी पुलिस स्टेशन में काम करने वाली मलिका इन्हें कॉल करके कहती है कि सीताराम तुम्हारे अड्डे पर जा रहा है। लेकिन जब मलिका देवा और सीना से बात कर रही होती है कि तभी एक कांस्टेबल उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। इधर खबर कंफर्म होने पर ये दोनों हड़बड़ी में तुरंत अपने अड्डे पे जाने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ नागा अपनी ऑटो लेके कहीं पर जा रहा होता है कि तभी वही अनजान आदमी नागा को बीच रास्ते में रोककर उसके हाथ में एक लेटर थमा देता है। उधर देवा और सीना अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं और फटाफट सारे पैसे एक बैग में भर लेते हैं कि तभी वहाँ सीताराम आ जाता है। लेकिन तब तक ये दोनों जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से चोरी छुपे पीछे के रास्ते से जंगल में चले जाते हैं। उधर सीताराम ये तो समझ जाता है कि यही उन चोरों का अड्डा था, लेकिन उसके हाथ और कुछ खास नहीं लगता, इसलिए अब वो वहाँ से सीधे अपने घर लौट आता है अपनी वाइफ के साथ मैरिज एनिवर्सरी मनाने। लेकिन घर में आते ही सीताराम अपनी वाइफ को मरा हुआ देखता है, जहाँ देख के ऐसा लगता है कि मानो किसी ने एक ही झटके में उसकी वाइफ का गर्दन मरोड़ के उसे मार दिया हो। साथ में वहाँ पास में एक सर्कल का सिंबल बना होता है। सीताराम अपनी वाइफ की लाश को जैसे ही देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा दिमाग हिलाने वाली बात ये थी कि उसी वक्त नागा भी उसी घर में कहीं छिपा रहता है। और दूसरी दिमाग हिलाने वाली बात ये थी कि जिस अनजान आदमी ने सीताराम को कॉल किया था और नागा को एक लेटर दिया था, वो पीछे के रास्ते से सीताराम के घर से बाहर जा रहा होता है। अब कुछ ही देर में सीताराम के घर पे फोरेंसिक टीम आ जाती है और वहाँ की तहकीकात करने लगती है। उधर सीताराम का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि नागा अभी भी सीताराम के घर के स्टोर रूम में कहीं छुपा रहता है। लेकिन नागा यहाँ कैसे आया और क्या हुआ, ये जानने के लिए हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। कुछ देर पहले जब उस अनजान आदमी ने नागा को एक लेटर दिया था ना, उस लेटर में लिखा था कि तुम तीनों ने हरियप्पन गांव में जो चोरी किया था ना, उस चोरी की एफआईआर फाइल्स सीताराम के घर में मौजूद है, तुम उसके घर जाके वो फाइल्स चुरा लो, नहीं तो उन एफआईआर रिपोर्ट के जरिए जल्द ही सीताराम तुम तीनों तक पहुंच जाएगा और फिर तुम लोगों का जेल जाना पक्का। और उस लेटर के नीचे कांस्टेबल मनी का नाम लिखा होता है। नागा यह सोचने लगता है कि भला मनी मेरी मदद क्यों कर रहा है, हो सकता है शायद उसे भी कुछ पैसे चाहिए। और इस तरह नागा वो फाइल चुराने पीछे के गेट से सीताराम के घर में घुसता है। वहाँ कोई फाइल तो नहीं मिलती, लेकिन तभी वो देखता है कि सीताराम की वाइफ की लाश वहाँ पहले से ही पड़ी हुई है। ये देख के नागा घबरा जाता है और तुरंत मेन डोर से बाहर निकलने लगता है कि तभी वहाँ सीताराम आ जाता है। इसमें नागा हड़बड़ाते हुए अब दोबारा पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनजान आदमी उस पीछे के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और इस तरह बेचारा नागा वही घर में फंस के रह जाता है। नागा उस अनजान आदमी को जाते हुए देखता है और उसे खूब आवाज लगाता है, लेकिन वो आदमी नागा को वहीं फंसा छोड़ के चला जाता है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ सीताराम पुलिस स्टेशन में बैठे अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और साथ में किलर ने जो वो सर्कल का सिंबल छोड़ा था उस सिंबल के बारे में सोचने लगता है कि तभी सीताराम को ध्यान आता है कि उसने ठीक ऐसा ही सिंबल एक पुराने अनसॉल्व्ड केस में देखा था और इस तरह वो केस नंबर 18 की फाइल मंगवा लेता है। अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस में वो साइको किलर सिर्फ पुलिस वालों की वाइफ को ही मारता था, सभी को मारने का पैटर्न सेम और जाते जाते डेड बॉडी के पास वही सर्कल का सिंबल बना के जाता था। और यहाँ पर सीताराम की वाइफ के केस में भी यही सब हुआ था, जिससे ये साफ हो जाता है कि जरूर सीताराम की वाइफ को भी उसी साइको किलर ने मारा होगा। अब उधर दूसरी तरफ देवा और सीना जंगल में गड्ढा खोदकर अपने पैसों से भरे बैग को वहाँ छुपा देते हैं
अब ये लोग नोटिस करते हैं कि इन्होंने काफी देर से नागा को नहीं देखा, इसलिए अब ये दोनों नागा को चारों ओर ढूंढने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में वो कांस्टेबल मालिनी के बारे में सीताराम को बता देता है कि ये मालिनी यहाँ पुलिस स्टेशन की क्रूशियल खबरें किसी को फोन पे देती है। मालिनी यहाँ कहती है कि सर, मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैंने उन लोगों का चेहरा कभी नहीं देखा, बस उन्हें टाइम टू टाइम पुलिस स्टेशन की क्रूशियल खबरें फोन पे देती रहती हूँ और बदले में वो लोग मेरे घर पे कुछ पैसे छोड़ आते हैं। अब सीताराम मालिनी से वो नंबर ले लेता है जिससे मालिनी उन्हें कॉल करके खबरें पहुंचाती थी और उस नंबर को ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो नंबर एक दुकान का लैंडलाइन नंबर है। इसमें सीताराम उस दुकान वाले बूढ़े आदमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब वो बूढ़ा आदमी यहाँ कहता है कि सर, अक्सर मेरी दुकान पर दो लोग आते रहते हैं और घंटों अलग अलग लोगों से फोन पे बात करते हैं, मुझे उन पे शक तो है, लेकिन अफसोस मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी दोनों आंखें खराब है, मैं ठीक से किसी को देख नहीं पाता। सीताराम को तो पहले से ही नागा, देवा और सीना इन तीनों पर शक था, इसलिए सीताराम अपने कांस्टेबल को इन तीनों को बुलाने को कहता है। जहाँ नागा तो सीताराम के घर में ही फंसा हुआ था, इसलिए वो तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन बाकी देवा और सीना मिल जाते हैं और वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब सीताराम यहाँ इन दोनों की आवाज उस बूढ़े आदमी को सुनाता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं सर, ये दोनों वो नहीं है, उनकी आवाज तो काफी भारी थी। इसमें सीताराम इन दोनों को वापस भेज देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब कभी ये दोनों वहाँ जाके कॉल पे किसी से बात करते थे तो अपनी आवाज बदल के बात करते थे, यानी अपनी नेचुरल आवाज में बात नहीं करते थे, इसलिए वो बूढ़ा आदमी इनकी आवाज को पहचान नहीं पाया। अब सीताराम आगे इन्वेस्टिगेशन के चलते बाकी उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है जिनकी वाइफ को भी उस साइको किलर ने मार डाला। अब यहाँ ये तीनों पुलिस वाले और सीताराम मिलकर इस केस को डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ ये चारों यही सोचने लगते हैं कि हम लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं और शायद कभी मिले भी होंगे तो याद नहीं, तो ऐसे में हम चारों में ऐसा क्या कॉमन पॉइंट है जिसके चलते उस साइको किलर ने सिर्फ हम चारों की वाइफ को ही मारा। इधर दूसरी तरफ देवा और सीना फिर से नागा को चारों ओर ढूंढने लगते हैं, लेकिन नागा कहीं नहीं मिलता। इस पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम में से एक गांव के अंदर हर जगह नागा को ढूंढेगा और दूसरा आदमी गांव के बाहर जंगलों में उसे ढूंढेगा, और इस तरह सीना गांव के अंदर नागा को ढूंढने लगता है तो वही देवा गांव के बाहर जंगलों में। अब हम यहाँ देखते हैं कि वही अनजान आदमी काफी देर से इन दोनों का पीछा कर रहा था और इनकी हरकतों पर नजर बनाए रखा था। अब वो जैसे ही देखता है कि ये दोनों अलग हो गए हैं तो इस मौके का फायदा उठा के वो अनजान आदमी देवा को अकेला देख के उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है और वहाँ भी वही सर्कल का सिंबल बना के चला जाता है। जब सीताराम अपनी बाकी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पे पहुंचता है तो देवा को इतनी बुरी हालत में मरा देख और साथ में वो सर्कल का सिंबल देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक सीताराम ये सोच रहा था कि केस नंबर 18 के चलते वो किलर सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ को ही मार रहा है, वो भी अचानक से गर्दन मरोड़ के, यानी बिना तड़पाए वो मार रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने अपना टारगेट भी चेंज कर लिया और अब तो वो तड़पा तड़पा के बड़ी बेरहमी से मार रहा है। सीताराम को अब समझ नहीं आता कि आखिरकार हो क्या रहा है। उधर दूसरी तरफ सीना जो गांव के अंदर नागा को ढूंढ रहा था, उसे सीताराम के घर के पीछे के जंगलों में नागा का ऑटो दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि हो ना हो नागा यहीं कहीं आसपास है, इसलिए वो वहीं से नागा को आवाज लगाने लगता है। इधर नागा अभी भी सीताराम के घर के स्टोर रूम में फंसा पड़ा होता है, जहाँ वो कई दिनों से वहाँ से निकलने की कोशिश में धीरे धीरे उस दीवार में एक छोटा सा छेद कर देता है और उसी छेद से नागा बाहर सीना को देख लेता है और वो भी सीना को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और फाइनली सीना को पता चल जाता है कि नागा यहाँ सीताराम के घर में फंसा पड़ा है। बाहर से देखने पर वो दीवार काफी पुरानी और कमजोर लग रही थी, इसलिए सीना नागा को कहता है कि तुम इस दीवार पर कोई मजबूत चीज से धक्का लगाओ, शायद ये दीवार टूट जाएगी। नागा भी सीना के कहने पर उस दीवार पर बार बार बिना रुके धक्का लगाने लगता है और इस तरह फाइनली वो दीवार टूट जाती है और नागा बाहर आ जाता है। तभी नागा नोटिस करता है कि सीना के पीछे वही अनजान आदमी यानी साइको किलर खड़ा है और वो अब नागा और सीना को भी मारने के लिए इन दोनों का पीछा करने लगता है और ये दोनों यहाँ अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सीताराम अभी भी उस केस के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ दो कांस्टेबल आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन की जो लेडी कांस्टेबल है ना, वो प्रेग्नेंट है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, तो हम दोनों जोड़ के थोड़े पैसे उसे दे देते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए। इधर अभी भी केस में उलझा सीताराम जैसे ही प्रेग्नेंट वर्ड सुनता है उसे पास्ट का एक फ्लैशबैक याद आने लगता है। आज से कुछ साल पहले सीताराम एक इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था और तब शायद वही 3 पुलिस वाले भी इसके साथ वहाँ तैनात थे, जहाँ शायद ऐसे ही एक आदमी वहाँ आया था जो इन्हें कह रहा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह। जैसे ही सीताराम को ये धुंधली यादें याद आती है, वो तुरंत उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में कॉल करके उनसे कहता है कि 2015 के इलेक्शन टाइम में क्या कोई प्रेग्नेंट लेडी गर्दन टूटने की वजह से मरी थी। अब वो कांस्टेबल पुरानी फाइल्स में छानबीन करके सीताराम को कंफर्म करता है कि हाँ सर, 2015 में इलेक्शन के टाइम एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम रीटा जॉर्ज था, उसकी गर्दन टूटने की वजह से मौत हो गई थी और उसके पति का नाम बिनॉय जॉर्ज था। इस पे सीताराम उस कांस्टेबल से उस केस की फाइल और बिनॉय और रीटा जॉर्ज की फोटो मेल करने को कहता है। अब बिनॉय की फोटो देख लेने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। सीताराम सोचने लगता है कि मुझे तो ये चेहरा भी याद नहीं, आखिर इसका इन सभी मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। अब सीताराम फिर से उसी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछता है कि क्या 2015 के उसी इलेक्शन के टाइम में उस इलाके में चोरियां भी होती थी। इसमें कांस्टेबल कहता है कि हाँ सर, उस टाइम एक चोर का ग्रुप काफी एक्टिव था यहाँ, लेकिन अचानक यहाँ चोरियां बंद हो गई। अब इतनी बातें जानने और सुनने के बाद सीताराम को 2015 के इलेक्शन का वो इंसिडेंट याद आ जाता है। कई दिनों तक लगातार ड्यूटी करने के चलते एक रात ड्यूटी के दौरान सीताराम कार में सो रहा होता है, तो वही बाकी के 3 पुलिस ऑफिसर्स आने जाने वालों की चेकिंग कर रहे होते हैं। अब वही पास के इलाके में बिनॉय जॉर्ज अपनी वाइफ रीटा जॉर्ज के साथ रहता था। उस वक्त रीटा प्रेग्नेंट थी। अब उसी रात नागा, देवा और सीना पिन कोड के हिसाब से आखिरी घर में चोरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि अचानक से उस घर के बूढ़े आदमी की मौत हो गई है और अभी घर में काफी रिश्तेदार आ रखे हैं, इसलिए अब इन्हें अपने चोरी के प्लान को मजबूरन कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन देवा और सीना के अंदर लालच आ जाता है, इसलिए वो दोनों अब किसी भी रैंडम घर में चोरी करने के लिए उतावले हो जाते हैं और उसके लिए ये लोग नागा को भी कन्विंस कर लेते हैं, जिसके चलते ये तीनों रैंडमली प्लान से बाहर हटके बिनॉय का घर चूज कर लेते हैं। उस वक्त बिनॉय ऑर्केस्ट्रा के काम से बाहर गया होता है और रीटा घर पे
अकेली होती है। अब मौका देख के ये तीनों घर में घुस जाते हैं। उधर आवाज से रीटा की नींद खुल जाती है और वो समझ जाती है कि घर में चोर घुस गया है। इसलिए वो डर के मारे बिनोय को कॉल करती है। बिनोय तुरंत अपनी बाइक से घर के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में प्रोटोकॉल के चलते वो तीनों पुलिस वाले चेकिंग के लिए इसे रोक लेते हैं। बिनोय इन तीनों को समझाने लगता है कि सर, मैं एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता हूँ। घर से मुझे मेरी वाइफ का कॉल आया है कि घर में चोर घुस गए हैं और वो प्रेग्नेंट है सर उसे मेरी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। इस वक्त ये तीनों पुलिस वाले थोड़े नशे की हालत में होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इन्होंने थकावट के चलते थोड़ी थोड़ी शराब पी ली थी। इसलिए ये तीनों बिनोय की बातों पर ध्यान नहीं देते, उल्टा उसे कहते हैं कि तुम ऑर्केस्ट्रा से हो ना, चलो पहले एक गाना गा के सुनाओ, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। और ऐसा कह के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके साथ टाइम पास करने लगते हैं। इधर सीताराम इन सब बातों से बेखबर अपनी नींद ले रहा होता है। एक दो बार उसकी हल्की सी नींद खुलती है तो बिनोय को उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हुए देखता है, लेकिन बिना ज्यादा ध्यान दिए सो जाता है। इधर रीटा काफी देर तक बिनोय का वेट करती है, फिर अकेले ही इन तीनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये तीनों वहीं पीछे अंधेरे में रीटा को जोर का धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी ऑटो लेके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी अपोजिट डायरेक्शन से बिनोय अपने घर को आ रहा होता है। वो ऑटो को देखता है, लेकिन हड़बड़ी में नजरअंदाज करके घर के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो देखता है कि रीटा वहाँ मरी पड़ी है। यानी धक्का लगने के चलते रीटा सीधा सामने रखे बेड के कोने में जा गिरी और उसकी गर्दन उस बेड के कोने से जा लग के टूट गई और उसकी इंस्टेंट मौत हो गई। अब ये पूरा इंसिडेंट याद करते ही सीताराम समझ जाता है कि आखिर बिनोय क्यों हम सभी ऑफिसर्स की वाइफ को मार रहा था, वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से बिनोय की वाइफ मरी, यानी गर्दन के टूटने से। क्योंकि बिनोय को कहीं ना कहीं लगता था कि अगर उस दिन वो चारों पुलिस वाले इसके साथ टाइम पास नहीं करते और इसकी बातों को सीरियसली लेकर इसे जाने देते तो शायद ये अपनी वाइफ को बचा पाता। और इसके साथ सीताराम ये भी समझ जाता है कि वो तीनों चोर नागा, सीना और देवा ही है, जिसमें देवा तो वैसे भी मारा गया और अब शायद नागा और सीना की जान खतरे में है। और इस तरह सीताराम नागा और सीना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ जंगल में बिनोय इन दोनों का पीछा करते हुए इन दोनों को खूब मारता पीटता है। उधर सीताराम भी इन दोनों को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाता है और नागा और सीना की चीखें सुनकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये दोनों और बिनोय आसपास ही है। अब जब तक सीताराम इन लोगों के पास आता तब तक बिनोय सीना को भी बेरहमी से मार चुका होता है और अब वो नागा को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सीताराम बीच में आ जाता है और बिनोय को रोकने लगता है, जहाँ इन तीनों के बीच काफी देर तक हाथापाई चलती रहती है। अब इसी दौरान बिनोय नागा का गर्दन तोड़ने के लिए उसका गर्दन दबोच लेता है और उसका गर्दन दबाने लगता है। इधर सीताराम को काफी चोट लग चुकी थी, फिर भी वो बिनोय को रोकने के लिए उसका गला दबाने लगता है। यानी नागा का गला बिनोय दबा रहा होता है और बिनोय का गला सीताराम दबा रहा होता है। बिनोय के सिर पे खून सवार होता है। सीताराम के चलते उसका भी दम घुटने लगता है, लेकिन वो नागा पर शिकंजा और कस लेता है और अपनी वाइफ को याद करके पूरी ताकत लगा के नागा को मार डालता है। और इधर सीताराम भी अपनी वाइफ को याद करके बिनोय का गला दबा के उसे मार डालता है और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। वैसे जाने से पहले उस सर्कल वाले सिंबल का मतलब समझ लेते हैं। वो एक तरह का कर्मा का सिंबल था, यानी जैसे को तैसा। ये सिंबल बनाकर बिनोय सीताराम को यही बताना चाह रहा था कि जैसे तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वाइफ को खोया, वैसे ही मेरी वजह से तुम लोग अपनी वाइफ को खो दोगे। ओके चलिए, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।